नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल। दोस्तों, आज एक एक्सपीरियंस हुआ और उस एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और फिर उस एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ और शेयर करना चाहता हूं कि किस तरह के हमारे अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भरे हुए हैं। हमारे मतलब मेरे भी, आपके भी, सबके। और वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का फायदा लेके बहुत सारे लोग हमसे बहुत सारा पैसा ले लेते हैं और हम सवाल भी नहीं करते। तो आज एक इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में मैं शेयर करना चाहता हूं। वैसे इंसिडेंट बहुत ही नॉर्मल था, कोई झगड़ा नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई लड़ाई नहीं। लेकिन इस नॉर्मल इंसिडेंट में क्या क्या छुपा हुआ है आप देखिए। तो हुआ ये दोस्तों कि गए कुछ दिनों से मेरी माँ बीमार थी, बीमार हैं। अभी भी वो बेहोश हैं, आंखें खुली रहती हैं, कुछ कुछ अपने हाथों से करते रहते हैं, कुछ कुछ आवाज़ें अपने मुंह से कभी कभी निकालते भी हैं। लेकिन पता नहीं वो क्या देख पा रही है, वो क्या सोच पा रही हैं, वो किसी को पहचानती हैं या नहीं, उन्हें कुछ याद है या नहीं, उनके मुंह से भाषा निकलेगी या नहीं, या सिर्फ ऐसे ही आवाजें निकलती रहेंगी, वो जिंदा रहेंगी या नहीं, आज के तारीख में कुछ भी क्लियर नहीं है। खैर, हॉस्पिटल से तो डिस्चार्ज होकर आए क्योंकि हॉस्पिटल ने कहा कि अब नर्सिंग केयर की ज़रूरत है इन्हें और आप घर में इन्हें ठीक से अच्छी तरह से रखिए। अब हॉस्पिटल मैंने 3-4 दिन के लिए रखा था। आई थिंक 2-2.5-3 दिन आईसीयू में थे और बिल करीब करीब 75-80 हज़ार का हुआ है। अब वो बिल में से थोड़ा सा मुझे रिफंड मिल रहा था, 6,000 का रिफंड मिल रहा था। अब दोस्तों, हॉस्पिटल का जो बिलिंग होता है वो बड़ा डिटेल्ड होता है क्योंकि वो फार्मेसी से कुछ ना कुछ ऑर्डर करते रहते हैं। अब ये फार्मेसी में से जो ऑर्डर करते हैं वो यूज कर रहे हैं या नहीं, या फार्मेसी और उनके बीच में कोई झोल है, या ऐसा है झोल कोई अज्यूम नहीं करता है। हमें हॉस्पिटल पर भरोसा रख के ही काम करना पड़ता है और भरोसा एक तरह से कंपलसरी है। लेकिन क्या वो हमारे ऊपर भरोसा करते हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं। तो एक दो उदाहरण दे रहा हूं कि मुझे 6,000 रुपए के मामूली सा एक रिफंड मिलना था और कल या परसों उनका ये हुआ, क्या कहते हैं, चेकआउट हुआ हॉस्पिटल से। पूरे अकाउंट्स क्लियर हुए, उन्होंने ही हिसाब किए थे और उनके ही हिसाब के मुताबिक 6,000 रुपए देने के आते हैं। तो मैं गया उस दिन, उन्होंने कहा नहीं, लेट हो गया, ये है वो है, ये काउंटर बंद हो गया, ठीक है। अब कल के दिन मैं गया उस 6,000 रुपए को लेने के लिए, तो मुझसे पूछा गया कि ये सारे रिसीट्स दिखाओ। अब थे मेरे पास रिसीट्स, संभाल के रखे हुए थे, मैंने दिखाए। लेकिन उन्होंने स्पष्ट भाषा में कहीं लिखा हुआ है कि ओरिजिनल रिसीट्स के बिना आपको रिफंड नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह। तो अब दोस्तों, अजूबा देखिए, हिसाब किताब उन्होंने बनाया है, रिसीट्स भी उन्होंने बनाया है, रिसीट्स के काउंटर फॉइल भी उन्हीं के पास हैं। यानी हर एक रिसीट का एक ये है ना, कॉपी है उनके पास। तो पूरा हिसाब किताब उनका है। उनके ही हिसाब किताब के मुताबिक हम पैसे लेने जाते हैं, 6,000 रुपए, और हमें प्रूफ दिखाना पड़ता है कि हमारे पास उनके रिसीट है या नहीं। लॉजिक में तो बैठता नहीं है। क्यों? अब वो कोई उनका लॉजिक कुछ ऐसा होगा कि पता नहीं, कोई अजनबी आदमी आके कहेगा कि
मुझे रिफंड दे दो और वो रिफंड लेके चला जाएगा। लेकिन मेरा सिग्नेचर लिया जा रहा है, बाकायदा मेरा साइन लिया जा रहा है, वो साइन मैच करके देख सकते हैं ये सेम इंसान है या नहीं जिसने पैसे दिए हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना के रखा है कि ओरिजिनल रिसीट आप प्रोड्यूस करिए रिफंड के लिए। अब ये रिफंड के लिए ओरिजिनल रिसीट प्रोड्यूस करने का जो काम है बिल्डर्स भी करते हैं। वो जानते हैं, उनके पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, उन्होंने आपसे पैसे लिए हुए हैं, और अगर उन्होंने रिफंड देने को मान लिया तो वो कहते हैं हमें ओरिजिनल रिसीट्स दीजिए या दिखाइए। दिखाइए भी नहीं कहते हैं बिल्डर्स, ऐसे कहते हैं हमें ओरिजिनल रिसीट सबमिट करने पड़ेंगे। ऐसा क्यों है? उनका ये लॉजिक हो सकता है, ये लॉजिक हो सकता है कि बाद में चल के कोई रिसीट दिखाएगा और हमसे पैसे मांगेगा वगैरह वगैरह। मांगने वाले तो वैसे किसी भी तरह से मांगेंगे, बहाने उनके पास बहुत सारे हैं। तो ये रिसीट दिखाना, हालांकि उनके पास सभी प्रूफ हैं, सभी रिकॉर्ड्स हैं, ट्रांजैक्शन सारे उनके पास हैं, उसके बावजूद वो कहते हैं रिसीट्स दिखाओ, साबित करो कि तुम्हारे पास रिसीट्स है। अब रिसीट खो गया हो तो? अब ये जो अविश्वास का सौदा है, मुझे एक बहुत ही ठोस सवाल पूछना है कि हमारे लिए कंपलसरी होता है कि हम उन पर भरोसा करें। भरोसा करके हम उनको हजारों लाखों रुपए दे दें। हम उनसे प्रूफ नहीं मांगते, हम उनसे बार बार प्रूफ नहीं मांगते, हम उनसे एक बार भी प्रूफ नहीं मांगते हैं। उदाहरण के तौर से मैंने हॉस्पिटल से कभी नहीं प्रूफ मांगा कि जो सप्लाईज उन्होंने फार्मेसी में से मंगाए थे, उन्हीं का फार्मेसी है, काफी बड़ा हॉस्पिटल है, करुणा हॉस्पिटल, मिशनरी सिस्टर्स ऑफ अजमेर चलाते हैं, और मैं उसे एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल समझता हूं, और बार बार मैं मेरे रिलेटिव्स को वहीं पे लेके जाता हूं। मेरी फैमिली मेंबर्स का ट्रीटमेंट करीब करीब वहीं पे होता है, करुणा हॉस्पिटल इन बोरीवली वेस्ट। तो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं एंडोर्स कर रहा हूं। मुझे उन पर भरोसा भी है, लेकिन भरोसा कुछ ज्यादा ही कंपलसरी हो जाता है तो मुझे डाउट आने लगता है कि यार इतना भरोसा करना पड़ता है, कंपलसरी, ऐसा क्यों? तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, वो फार्मेसी से मटेरियल मंगाते हैं, ये इंजेक्शन सिरिंज ले आओ, ये फलाना ढिमकाना, टैबलेट्स, सपोजिटरीज वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी है, कॉटन रोल्स, बहुत सारे सप्लाईज मंगाते रहते हैं, कैथेटर्स, सर्जिकल टाइप के भी मंगाते हैं, और ड्रग्स भी मंगाते हैं, और डिस्पोजेबल्स भी मंगाते हैं, सब कुछ मंगाते हैं। अब मंगाते हैं, उसका यूज हर जगह होता है, जरूरी है, ऐसे नहीं है। उसका यूज अगर नहीं हुआ तो उसे बेचा भी जा सकता है, ब्लैक मार्केट भी किया जा सकता है, उसे शायद फार्मेसी में रिटर्न भी किया जा सकता है, और रिटर्न करके पैसे भी वापस लिए जा सकते हैं, यानी करने को बहुत कुछ है। वो ऐसे नहीं करते हैं, इसका मुझे उनके ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ता है, कंपलसरी है। वो मुझे प्रूफ नहीं देंगे कि देखो हमने ये सब यूज किया है, कहां प्रूफ देने की तैयारी है उन्हें, और हम कैसे मांगे? तो मांगने के लिए कोई मैकेनिज्म रखा नहीं है। प्रूफ मांगने के लिए, प्रूफ मांगना एक हक है, जो भी कोई खर्च करता है पैसे को, और वो भी खास करके बड़े बड़े अमाउंट्स, प्रूफ मांगने का एक हक है, सबका है। लेकिन वो प्रोसेस है ही नहीं कि प्रूफ मांगो, हम यहां पे प्रूफ दिखा रहे हैं, या फिर प्रूफ सामने से दिखाने का होता है। एक्चुअली मांगने का भी नहीं होता है, सामने से दिखाना होता है कि ये लो हमने इतना दिया है, ये कैथेटर यूज किया, ये इंजेक्शन सिरिंज खोल के दिया, वगैरह वगैरह, सीसीटीवी फुटेज। हमें तो कभी प्रूफ मिलता नहीं है, मांगने का कोई तरीका भी नहीं है आम आदमी को मतलब मुझे भी। तो थोड़ा सा अजीब लगा कि ये जो रिश्ता है बड़ा अनइक्वल है, ठीक नहीं है। सेम बिल्डर्स के साथ रहता है, अनइक्वल रिलेशनशिप, बराबरी का रिलेशनशिप नहीं है। बराबरी का, हम सौदा करते हैं, हम पैसा देते हैं, वो सर्विसेज देते हैं या वो गुड्स देते हैं।
ये सौदे में हम बराबरी के हिस्सेदार हैं ना, तो बराबरी का रिश्ता भी होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो मुझे इसके ऊपर से कुछ ख्याल आए। सोचा मैंने कि ये सब कहां से शुरू हो रहा है। मुझे लगता है ये सब स्कूल से शुरू होता है। हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि हमारा जो रिश्ता है, रिश्तेदारी है, वो बराबर नहीं है, बराबरी का हिस्सा नहीं, ये नहीं है, रिश्ता नहीं है। एग्जाम्पल, स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स टीचर्स और प्रिंसिपल्स को मैम और सर बोलते हुए नजर आते हैं। अब बच्चों के लिए वो मैम और सर टीचर्स होंगे, लेकिन प्रिंसिपल्स और पेरेंट्स के लिए, बच्चों के पेरेंट्स के लिए वो कहां से मैम और सर हो गए? वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। वो आपके बच्चों को सिखाते हैं। बच्चों के लिए वो सीनियर हो सकते हैं, आपके जूनियर्स होंगे शायद, आपसे कम उम्र के लोग होंगे शायद, या आपके कम सामाजिक स्तर के लोग होंगे। अब दोस्तों, सामाजिक स्तर इसलिए कह रहा हूं, मैं कोई कास्टिस्ट नहीं हूं, लेकिन अगर आप सर मैम कहते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपका सामाजिक स्तर उनसे ऊंचा है, यानी सामाजिक स्तर आ जाता है उसके अंदर, उस कॉन्वर्सेशन में। अगर नहीं आता तो मिस्टर अग्रवाल कहते, मिस रीटा कहते। ये सर मैम क्या है? तो पहली बात कि लोग फीस भी देते हैं, सर मैम भी कहते हैं। और जब हम बात करते हैं बच्चों के टीचर्स के साथ, मैंने ऐसे तो नहीं किया है, मैंने बराबरी का रिश्ता ही रखा है, लेकिन मैंने देखा है कि अक्सर पेरेंट्स जब टीचर्स के साथ बात करते हैं तो वो उनको एक सीनियरिटी का पोजीशन देके बात करते हैं, जो कि सही नहीं है। बिकॉज आप एक कस्टमर हो, वो सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपको कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर का रिश्ता होना चाहिए। मतलब आपका स्तर उनसे बढ़कर है, वो आपको सर और मैम कहेंगे, आप उनको सर मैम क्यों कह रहे हो? तो शुरुआत दोस्तों मुझे लग रहा है कि स्कूल से होता है, क्योंकि बच्चे ये देखते हैं, बच्चे ये देखते हैं कि मेरे मम्मी डैडी पैसे भी इनको दे रहे हैं, सर मैम भी इन्हीं को बोल रहे हैं, और वो उसे सीख लेता है। तो ये पहली बात। दूसरी बात, गलत बातें, या चलो गलत न भी हो लेकिन कंट्रोवर्शियल बातें, जिसको लेके हम आपस में विवाद कर सकते हैं, ऐसी बातें, उनको उस तरह से पेश किया जाता है कि इस बात पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, कोई चर्चा नहीं होगी, कोई सोचना विचारना नहीं है, बस इसी को मानना है, 100% इसको मान लो, इसके बारे में कोई वाद विवाद मत करो। एग्जाम्पल, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में बहुत बड़ा हिपोक्रेसी होता है। मैं खुद इंग्लिश मीडियम स्कूल का ही प्रोडक्ट हूं, मेरे बच्चे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में ही गए हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, मेरे स्कूल में उतना नहीं हुआ है, लेकिन मेरे बच्चों के स्कूल में हुआ था। इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक टाइप का हिपोक्रेसी रहता है हिंदी को लेके, हिंदी भाषा को लेके। सब्जेक्ट है हिंदी, हिंदी आपको बोलते आना चाहिए। मराठी भी सब्जेक्ट है, आपको बोलना ही चाहिए। और बच्चे लोग जितना हिंदी और मराठी में बोलेंगे, खेल में के समय में या आपस में बातें करने के टाइम पर, साथ में लंच खाते हैं तभी, जब वो हिंदी में बात करेंगे या मराठी में बात करेंगे, तब जाके उनका हिंदी और मराठी पक्का होगा। अगर उनके लिए सेकेंड लैंग्वेज भी है तो वो सेकेंड लैंग्वेज पे उनकी मजबूत पकड़ आ जाएगी जब वो कॉन्वर्सेशनल हिंदी और कॉन्वर्सेशनल मराठी करेंगे। लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में सख्त डिस्करेज किया जाता है कि ये हिंदी बोले। अब मराठी का पता नहीं, लेकिन हिंदी का मैं बता सकता हूं मुंबई में, कि वो हिंदी बोलने पर बच्चों को टोकते हैं। वो कहते हैं दिस इज एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्पीक इन इंग्लिश। खेलने के टाइम में, रिसेस के टाइम में, अरे यार रिसेस जब हो रहा है, बच्चे लोग खेल रहे हैं, उसमें तुम्हारे टोकने का अधिकार कहां से आता है? तुम क्यों टोक रहे हो बच्चों को? इंग्लिश में बोलो, हिंदी में मत बोलो। अरे वो खेल रहे हैं यार, खेलने दो जिस भाषा में खेलना हो। लेकिन नहीं, वहां पे टोकते हैं, वो कहते हैं हिंदी मत बोलो, इंग्लिश बोलो। अब
इंग्लिश आपका नेचुरल लैंग्वेज हो तो ठीक है, लेकिन बच्चे अगर नेचुरली हिंदी बोल रहे हैं क्योंकि उनके लिए वो फ्लो में आ रहा है, तो आप उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस को डैमेज कर रहे हो, बच्चों की पर्सनालिटी को डैमेज कर रहे हो। और बच्चे हिंदी में जो सफाई के साथ और जो क्लैरिटी के साथ बोलते हैं वो इंग्लिश में नहीं बोल सकते हैं। मैंने ऐसे बचपन में कुछ बच्चों को देखा है जो इंग्लिश में झगड़ा करते थे और बकवास तरीके से झगड़ा करते थे। 12th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड बच्चे जब मुंह से ऐसे वाक्य बोलते हैं, ए आई विल गिव यू टाइट स्लैप नो। अबे चूतिए, मादरचोद भेंचोद बोलने को नहीं आता है क्या तेरे को? आई विल गिव यू टाइट स्लैप नो, ये कोई लड़ने का तरीका है क्या? ये छक्के लोग, यानी सॉरी, छक्के लोगों को मैं ये नहीं इंसल्ट भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये कैसा तरीका है लड़ने का? यार ढंग से लड़ो ना। आई विल गिव यू टाइट स्लैप नो, टीचर बोलेगी तो ठीक है, टीचर को बोलना पड़ता है, ऐसे ही बोल सकती है वो, मदर जो नहीं बोल सकती है। लेकिन आई विल गिव यू टाइट स्लैप नो एक बच्चे के मुंह से जब सुनते हैं, या एक 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के लड़के के मुंह से जब सुनते हैं ना, तो बड़ा अजीब लगता है कि यार तुमको लड़ना आता है कि नहीं, तुमको झगड़ा करना आता है कि नहीं। हंसी आती है। और अगर सामने अगर कोई दूसरा बच्चा मिला जिसको हिंदी या मराठी में गाली बोलना आता है, उसको पहले गाली से धो डालेगा, फिर मारपीट करेगा। तो ये टाइप के मेंटालिटी डेवलप करते, और ये होता है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में। अब दोस्तों, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के खिलाफ नहीं हूं। इनफैक्ट जैसे मैंने कहा, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल का ही प्रोडक्ट हूं। लेकिन बच्चों को बोलते आना चाहिए कि सर मैम, ये हमारा रिसेस चल रहा है, अब हम हिंदी में बोले या मराठी में बोले या तेलुगु में बोले, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, आपको बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्लासरूम होता तो आप बोल सकते थे। इंग्लिश क्लासरूम में मैंने हिंदी बोला तो आप मुझे टोक सकते हो, प्लीज यहाँ पे मत टोको। बोलते तो बोलना बनता है यार, बोलना चाहिए, बोलते नहीं है। बच्चे लोग बोलते नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि उनके इंटरनल मार्क्स कट हो जाएंगे, जो कि करेक्ट है। टीचर से विवाद करोगे तो इंटरनल मार्क्स कट हो जाएंगे, ये डर रहता है। अब यही डर को लेके ये बच्चे लोग सिस्टम में आते हैं। सेम इसी टाइप के डर। टीचर ने जो कहा वो ब्रह्म वाक्य, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। टीचर्स के मुंह से कभी कभी बकवास निकलता है क्योंकि वो इंसान है, तो बकवास को बकवास बोलना होता है। बच्चे लोग बकवास को यानी कॉल आउट कर सकते हैं कि टीचर सॉरी, आपने ये जो बताया ना, ये मेथड गलत है, आप जो हमें समझा रहे हो ना, ये ठीक नहीं है, प्लीज मैं आपको दिखाता हूं कि सही मेथड क्या है। अब कहीं से भी सीख के आया होगा, टीचर से सीख के आया होगा, या पिताजी से सीख के आया होगा। अरे बोलने तो दो, विवाद तो करो, दिखाओ कि सच क्या है झूठ क्या है। वो सच क्या है झूठ क्या है, टीचर सही है गलत है, वो सेकेंडरी चीज है। लेकिन आपके अंदर वो क्रिटिकल फैकल्टी होनी चाहिए, वो सोचने की क्षमता होनी चाहिए। और वो सोचने की क्षमता अगर बचपन में दबा दिया जाता है तो आप बच्चों को एक तरह से दिमागी रूप से साइकोलॉजिकली अपाहिज कर रहे हो, अपाहिज बना देते हो बच्चों को। वहीं उनकी रीढ़ की हड्डी वहीं पे तोड़ रहे हो, स्कूल में तोड़ रहे हो आप रीढ़ की हड्डी। और फिर वो टूटे हुए रीढ़ की हड्डी लेके समाज में घूमते हैं बच्चे लोग, और वो बनते हैं शिकार बिल्डर्स के, क्योंकि उनकी सोचने की क्षमता चली गई है। और वो बनते हैं शिकार कंपनीज के, कंपनीज जो उनको एम्प्लॉय करती है और गुलामों की तरह उनसे काम करवाती है। बोलने का आता ही नहीं है। वो सर, एक बार बॉस या मैम हो गए, सर या मैम हो गए अपने बॉसेस, वो सर और मैम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं या फिर कंट्रोवर्शियल बोल रहे हैं,
या फिर डाउटफुल बोल रहे हैं, हो सकता है, गलत नहीं है, लेकिन सवाल करना बनता होगा तो सवाल करते नहीं है, डर लगता है, क्योंकि बचपन से यही सीखते आए हैं और माँ बाप को भी देखा है कि हमारे प्रिंसिपल्स को सर और मैम बोलते हैं, तो होता ये है कि वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। सर, आप जो कह रहे हो ना, प्रूव करो ना प्लीज, एक प्रूव करके दिखाओगे? सर, इसके लिए प्रूफ क्या है, इसके लिए एविडेंस क्या है? ये भाषा बच्चों को आना चाहिए। अब मैं वापस इसी बात को मेरे हॉस्पिटल वाले एक्सपीरियंस से जोड़ रहा हूं कि हॉस्पिटल वाले एक लंबा सा लिस्ट दे देते हैं कि हमने ये सब मंगाया था, ये सब यूज किया है। ये अलग बात है कि मेरे पास समय भी नहीं है और मेरे पास उतना दिमाग मैं उसमें डालना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर मैं डालना चाहूं, क्योंकि कुछ लोगों की बहुत पैसे की जरूरत होती है और बहुत कड़क होता है, उनका बजट बहुत ज्यादा टाइट होता है। हर 100, 200, 500 रुपए का उनको भारी कीमत होता है, यानी इट्स नॉट इजी, उनके लिए इट्स नॉट इजी। तो वो लोग अगर पूछते हैं आइटमाइज्ड कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो उसको हॉस्पिटल्स को बताना चाहिए। और ये टाइप के ये जो अजीब से रूल्स हैं कि हमने हिसाब किया, लेकिन आप प्रूव करो कि आपके पास रिसीट है, ये क्या है? क्यों? आपने हिसाब कर दिया ना, आपका 6,000 रुपया देना बनता है ना, दे दो ना। इसमें फिर ये करो, वो करो, ये सब क्या है? मतलब बोलना बनता है, सोचना बनता है। कंपनीज के अंदर भी इस तरह के बहुत सारे इलॉजिकल काम होते हैं। सैलरीज देने के टाइम पे 10 तारीख का बोल के 20 तारीख को देते हैं, सीटीसी बोल के फिर पैसे काट लेते हैं, टैक्स बोल के काट लेते हैं और फिर देते ही नहीं है, टैक्स में भी जमा नहीं करते हैं, एम्प्लॉयज इंश्योरेंस बोल के जमा करते नहीं है, तरह तरह से, यानी प्रोविडेंट फंड बोल के जमा करते नहीं है, सीटीसी में से, सैलरी में से काट लेते हैं। बहुत बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत प्रॉब्लम्स है। एक टाइमिंग्स, जाने का टाइमिंग 6 बजे का है, लिख देते हैं, लेकिन फिर भी उनको 6 नहीं 8 बजे तक काम करवा ही लेते हैं। 5 दिन का ये होगा, आपका ड्यूटी होगा बोल के 6ठे दिन को फ्री में काम करवा लेते हैं। 7वें दिन को भी काम करवा लेते हैं घर पे फोन करके। मतलब पूछने जैसा बहुत कुछ है, आर्ग्यू करने जैसा बहुत कुछ है, लेकिन हम लोगों ने स्कूल से बोलना सीखा ही नहीं है, आर्ग्यू करना सीखा ही नहीं है। और इनफैक्ट जिनके अंदर से आर्ग्यूमेंट नेचुरल था, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ के रखी गई है, सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ के रखी गई है। दोस्तों, हमें ये बदलना होगा। मैं हूं आपका दोस्त कृष्टि अर्बन नक्सल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।